हेलो एवरीवन। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने शुरू किया हुआ था एमटीएस के लिए आपका सेट यहाँ पर, तो 2 दिन का यहाँ पर गैप हो गया। 2 दिन किसी रीजन की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। ऑलरेडी आपके 11 सेट यहाँ पर अपलोडेड हैं। ये आपका 12वां सेट यहाँ पर होने वाला है, जो कि एमटीएस के साथ साथ आपके लिए जीडी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप आगे का प्लान कर रहे हैं 2025 में एसएससी जीडी देने के लिए, तो ज़रूर इसके नोट्स बनाएं। आपके एग्ज़ाम में 110% क्वेश्चन इसके अंदर से मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय होगा। देखिए यहाँ पर अभिलेख न्यायालय आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका होगा। तो आर्टिकल जो 129 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 129 के तहत क्या होता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या होगा, आपका अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसको भी याद रखना है। इसके साथ साथ याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो किस अनुच्छेद के तहत हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो हुई थी आर्टिकल 124 यानी 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो कि 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर आपसे कभी वर्ष पूछ ले तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना होती है आर्टिकल 124 के तहत। इसी के साथ 124 के बाद में आपको आर्टिकल 125 याद रखना है। और आर्टिकल जो 125 होता है ये क्या करता है कि उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन से संबंधित होता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। और आर्टिकल 126 की बात करें तो जो वहाँ पर कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं, ये चीज़ याद रखना है। यानी जो कार्यवाहक न्यायाधीश होंगे उनकी जो नियुक्ति होगी वो होती है आर्टिकल 126 के तहत। तो 124 इसका स्थापना होती है, 125 जजों का वेतन, 126 कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, और 129 होता है जिसको कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो अभिलेख न्यायालय होता है। इस चीज़ को भी यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 के लिए हम लेकर के आ चुके हैं जीके जीएस विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन। तो इसके अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है आपको मैं बता दूं। आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 के जितने भी शिफ्ट हुए थे सभी शिफ्टों के जो होंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर, आपको विद एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ये आपके दोनों भाषाओं यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। और जीके में आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रीजन है कि एमटीएस का एग्जाम आपका एक अंडर लेवल ही आता है और उसके अंदर आपके रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन तो मैंने कवर ही किए हैं ऑलमोस्ट, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैंने कवर किया हुआ है जिस तरह से मैं वीडियो में करता हूँ। तो ये आपकी रहेगी। इनके प्राइस की बात करूँ तो इन दोनों जो सालों की प्राइस होगी आपकी 45 रहने वाली है। 2022 और 2023 दोनों की जो पीडीएफ होंगी वो आपको ओनली 45 रुपीज़ में मिल जाएंगी। ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लेना, इस नंबर पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और या फिर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसी तरह की पीडीएफ आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन जरूर मिल जाएंगी। बाकी इनकी बात करें तो कुछ इस तरह से आपका कंटेंट रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ पीडीएफ का डेमो रहने वाला है। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका जो है पीडीएफ का डेमो रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको दूसरा भी दिखा दे, ये मेरा 2023 में जब हम लोगों ने जितना थोड़ा ब्रॉड किया उससे पहले 2022 में कुछ इस तरह का था आपको। तो इस तरह से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। बेहतरीन पीडीएफ है। आप अगर अच्छे से तैयार करते हैं आई एम श्योर कि आपको यहाँ पर 90% क्वेश्चन इसी आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे, जो कि मिलते भी आए हैं। मैं काफ़ी दिन से ये सेल कर रहा हूँ, लोग जानते हैं, जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है, बाकी जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बता दिया है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। देखिए द किस ऑफ माई लाइफ की बात करें तो इमरान हाशमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो इमरान हाशमी हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। और बॉलीवुड से रिलेटेड और भी यहाँ पर आपके रिलेटेड बुक होती है। एक होती क्रैकिंग द कोड, आपको याद रखना है, यानी क्रैकिंग द कोड। यानी क्रैकिंग द कोड की बात करें तो ये आयुष्मान खुराना की है, इसको भी याद रखना है। यानी कि आयुष्मान जो खुराना है उनकी बुक है क्रैकिंग द कोड। इसके साथ साथ आपको याद क्या रखना है, रोमांसिंग विथ लाइफ, ये भी कई बार पूछी जाती है। तो ये आपको सारी याद रखनी है।
यानी रोमांसिंग विद लाइफ की अगर बात करें तो ये है आपकी देवानंद की, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। और देवानंद के साथ साथ और आप एक अनफिनिश्ड याद रखेंगे। अनफिनिश्ड जो है एसएससी एग्जाम में कई बार पूछी गई। अनफिनिश्ड जो है ये है प्रियंका चोपड़ा की, यानी पीसी की है ये बुक। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे एनीथिंग बट खामोश, ये भी पूछी जाती है। एनीथिंग बट खामोश भी पूछी जाती है। एनीथिंग बट खामोश आपको पता ही होगा कि कौन बोलता था, तो वो शत्रुघ्न सिन्हा बोलते थे, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। इसके साथ साथ आप और क्या याद रख सकते हैं, खुल्लम खुल्ला कई बार एसएससी एग्जाम में पूछी गई कि खुल्लम खुल्ला जो है ये किस बॉलीवुड अभिनेता की आत्मकथा है, तो ये है ऋषि कपूर की, ये भी याद रखना है। यानी जो खुल्लम खुल्ला है ये ऋषि कपूर की, ये भी याद रखना है। और जिया जले भी आप लोग याद रखिए। जिया जले जो है ये गुलजार की है, और गुलजार का जो पूरा नाम है आपका संपूर्ण सिंह कालरा है, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक में कौन सा पदक जीता हुआ था, तो यहाँ से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। पहली चीज़ तो बीजिंग ओलंपिक कब हुआ था, तो ये आपके 2008 में हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है, यानी 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ। सुशील कुमार किस आपके संबंधित हैं, यानी कि आपके किस खेल से, तो ये संबंधित है रेसलिंग से, ये चीज़ याद रखना है। रेसलिंग से इनका संबंध है सुशील कुमार का, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और 2008 के अंदर जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद 2012 का जो ओलंपिक हुआ जो कि लंदन में हुआ था, और इसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से वह भारतीय पुरुष हैं यानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते हुए हैं, तो वो हो जाएंगे सुशील कुमार जिन्होंने 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में जो है कांस्य पदक जीता। और यही चीज़ अगर सेम महिला में पूछी जाएगी कौन सी महिला है जिसने 2 पदक जीते, तो 2016 का हुआ था रियो ओलंपिक, इसमें सिल्वर मेडल जीता था जो कि थी पीवी सिंधु, यानी कि पीवी सिंधु जो थी इन्होंने 2016 ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता हुआ था। और 2020 के जो आपका हुआ था टोक्यो ओलंपिक, इसके अंदर जीता हुआ था ब्रॉन्ज मेडल। तो महिला है जो कि खिलाड़ी पहली का भी एकमात्र हुई है जिन्होंने 2 पदक जीते, वो पीवी सिंधु हैं। और पुरुषों में जो है वो सुशील कुमार हैं। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देखिए बीसीसीआई की बात करें तो इसकी जो स्थापना आपकी हुई थी ये हुई थी 1928 में, ये चीज़ याद रखना है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है इसका वो है मुंबई में। इसके साथ ही अगर आपसे एसीसी पूछा जाए, आपका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल होता है, एसीसी आपको पता होगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल होता है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1983 में हुई थी। और 1983 में ही भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता हुआ था। तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो रखा गया था, आपका बनाया गया था, जो आपका एसीसी का है वो कोलंबो में। आपको पता होगा कि कोलंबो क्या थी, श्रीलंका की राजधानी थी, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर रहा हुआ था। और जो जय शाह हैं ये इसके अध्यक्ष रहे हुए थे, ये चीज़ याद रखना है। बाकी आईसीसी की बात करें तो आईसीसी पहले आपका इंपीरियल जब क्रिकेट काउंसिल होता था, कॉन्फ्रेंस होता था, जब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होता था, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसके बाद आपका इंटरनेशनल जो आपका क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बना, आपका सम्मेलन यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन हुआ वो 1965 में। और वर्तमान में आपका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो कि 1989 में बना हुआ है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की बात करें तो ये एक वीरता पुरस्कार होता है, और जिससे सम्मानित होने वाली जो पहली महिला है वो है दिव्या अजीत कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या अजीत कुमार। ये पहली महिला बनी जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। और अगर पहली महिला आपसे पायलट पूछे, यानी कि भारत की पहली महिला आपसे पूछ ले, यानी कि जो कि पायलट बनी हुई है, पायलट बनी, तो वो बनी सरला पाठक। यानी पहली महिला पायलट जो है भारत की वो है सरला आपके पाठक। लेकिन आपकी फाइटर पायलट अगर आपसे पूछे, यानी जो फाइटर पायलट पहली कौन बनी हुई है जो कि लड़ाकू जहाज की पायलट बनी, वो बनी अवनी चतुर्वेदी। और ये अभी करंट अफेयर में क्वेश्चन था, अभी चल रहा था। तो अवनी चतुर्वेदी जो हैं ये आपकी बनी हुई हैं महिला, जो पहली हैं पहली महिला फाइटर पायलट, और पहली महिला पायलट है सरला पाठक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
और जो पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक है, अगर पहली महिला पूछ ले पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन रही हुई है, तो ये थी आपकी अभिलाषा बराक। तो ये चीज़ें भी याद रखना है आपको, अभिलाषा बराक रही हुई है पहली जो महिला हैं जो कि लड़ाकू विमान वाहक की हैं, तो वो आपकी अभिलाषा बराक है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम की मैं बात करूं तो भरतनाट्यम को जीवित करने का जो श्रेय जाता है आपका, नए सिरे से आविष्कार करने का, वो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को ही जाता है। और ये क्या है, आपका दक्षिण भारत का यानी तमिलनाडु राज्य से संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक आता है। और इसकी कुल 4 शैलियाँ होती हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कितनी शैली होती हैं आपके भरतनाट्यम में, तो 4 शैलियाँ होती हैं। और इसी को देवदासी अट्टम भी कहीं कहीं लिखा हुआ देते हैं। देवदासी अट्टम जो हो गया ये भी इसी का नाम है। और सादी रट्टम भी पूछ लेते हैं, सादी रट्टम जो है वो किस आपके शास्त्रीय नृत्य का नाम है, तो वो भी किसका है, आपके भरतनाट्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए ग्रैमी अगर पुरस्कार पाने वाले हम पहले भारतीय की बात करें तो ये थे पंडित रविशंकर। पहले भारतीय अगर आपसे पूछे पुरुष तो भी ये कौन थे आपके, ये आपके थे पंडित रविशंकर। और दूसरे अगर मैं ये पूछ लूँ इसी में क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा बार किसको मिला हुआ था, सबसे ज़्यादा बार पाने वाले अगर जो हैं वो भी पंडित रविशंकर ही हैं, क्योंकि इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। और इनको ये मिला हुआ था पहली बार 1967, यानी कि आपके कब मिला, 1967 में मिला हुआ था। इनका एक एल्बम आया हुआ था वेस्ट मीट्स ईस्ट, ये आप इनका एल्बम आया 1967 में, जब पंडित रविशंकर को मिला पहली बार ग्रैमी अवार्ड। और सबसे ज़्यादा बार भी इनको मिल चुका है। और इसमें क्वेश्चन कई बार ये भी पूछते हैं कि जो पहला यहाँ पर होने वाला, इस तरह से पूछ देते हैं कि पहली महिला कौन है। पहली अगर महिला की बात करें जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट करिए कि पहली महिला कौन थी जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और 2024 में कितने लोगों को मिला ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो 2024 में जो है वो मिला है 5 लोगों को यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि पंडित भीमसेन जोशी किस गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए इनका गायन यहाँ पर पूछा गया है। वैसे मोस्टली इनका घराना पूछते थे तो किराना घराना होता था। बाकी इनका जो संबंध है किस गायन के लिए, तो वो है हिंदुस्तानी संगीत, यानी कि इनका जो गायन था वो हिंदुस्तानी संगीत के गायक रहे हुए हैं। और हिंदुस्तानी जो संगीत होता है ये उत्तर भारत के लिए होता है। बाकी अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के लिए आपका कर्नाटक संगीत होता है, ये भी याद रखना है। दक्षिण भारत के लिए कर्नाटक संगीत और उत्तर भारत के लिए हिंदुस्तानी संगीत होता है। बाकी भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं, जो कि मुजफ्फरनगर यूपी का घराना आता है। किराना घराना, ये चीज़ भी याद रखना है। और किराना घराना के जो संस्थापक थे वो थे करीम खान, ये चीज़ भी याद रखना है। और पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न मिला। वैसे कई आप जगह आपको 2008 देते हैं, लेकिन जब जब एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है तो वहाँ पर 2009 ही ऑप्शन में सही माना गया है। और कई बार आपको 2008 भी दे देते थे। तो याद रखना है कि 2009 जो है आपको यहाँ पर दिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि तीजन बाई को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। देखिए तीजन बाई की अगर बात करें कि इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर 2019 जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी पद्म विभूषण से 2019 में सम्मानित किया जाता है। वहीं अगर पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जाता है 2003 के अंदर। और पद्म श्री की बात कर ली जाए तो पद्म श्री से इनको सम्मानित किया जाता है 1988 यानी कि 1988 में। तीनों याद रखना है, पद्म विभूषण 2019, भूषण 2003 और पद्मश्री 1988। अब तीजन बाई हैं कौन, इनकी बात करें तो इनका संबंध है पंडवानी नृत्य से। और पंडवानी नृत्य को जो है, नृत्य शैली को इन्होंने काफ़ी प्रचलित बनाया हुआ है। तीजन बाई को इसका श्रेय जाता है। जो कि पंडवानी की बात करें ये कहाँ की है शैली, तो पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ की है। आपकी ये चीज़ याद रखना है, पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लस्या किस राज्य की नृत्य शैली है। देखिए लस्या आपसे पूछा गया है, तो लस्या की बात करें तो ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। लस्या आपका कहाँ का है, गुजरात का। इसके साथ साथ लच्छा से आपका गुजरात से और याद रखिए, एक तो आपको भवई याद रखना है, भवई के साथ आपको गरबा याद रखना है, गरबा के साथ में आपको टिप्पाणी याद रखना है, टिप्पाणी भी कई बार पूछा जाता है। टिप्पाणी के साथ में आपको याद रखना है और कौन आपका होता है, एक आपका सिद्धि धमाल याद रखना है। सिद्धि धमाल जो है, सिद्धि धमाल भी जो है ये भी गुजरात का, ये कुछ गुजरात के हैं, इनको आपको यहाँ पर जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के विधानमंडल की कामकाज की भाषा किस अनुच्छेद में है। यानी कि जो हमारे राज्य के विधानमंडल होते हैं वहाँ जो कामकाज की भाषा होती है वो कौन सी होगी या क्या होगी, उसका जो अनुच्छेद है वो कितना दिया गया है। तो अनुच्छेद आपका 210 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी कि 210 जो है ये अनुच्छेद होता है संसद का, यानी कि जो आपका विधानमंडल जो होता है कि ये किस अनुच्छेद में आपका होगा। यानी कि जो संसद है आपका विधानमंडल है वो 210 अनुच्छेद के तहत आपका भाषा होगी। लेकिन यहीं अगर संसद की बात कर ली जाए कि संसद के जो कामकाज है या कार्य आपका होता है उसकी भाषा क्या होगी, ये आपके अनुच्छेद 120 में दिया गया है। दोनों को याद रखना है, विधानमंडल का 210 और संसद का जो है 100 आपका 20। तो ये चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी संसद आपको पता ही है, आपके आर्टिकल 79 में संसद दिया हुआ है, अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है, अनुच्छेद 80 जो है आपका राज्यसभा और अनुच्छेद जो 81 है वो लोकसभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपके ढेबर झील किस राज्य में है। तो अगर ढेबर झील की यहाँ पर बात करूँ तो ढेबर झील का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ये चीज़ भी याद रखना है, ढेबर झील जो है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके बाद में आपको पुष्कर झील भी याद रखना है, क्योंकि पुष्कर झील भी राजस्थान की है, प्रचलित है। ये चीज़ आपकी लगातार पुष्कर झील भी पूछी जाती है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है, ढेबर के साथ में आपको रंग सागर झील भी याद रखना है। यानी कि जो रंग सागर झील है ये भी आपके किससे संबंधित है, रंग सागर झील जो है ये संबंधित है राजस्थान से। इसके साथ साथ अब महाराष्ट्र की मैंने आपको लोनार झील बता रखी थी, वो आपको याद रखना है, लोनार हो जाएगी। वैतरणा झील भी अब आपको याद रख लेना है, जो कि महाराष्ट्र की है, तो वैतरणा भी महाराष्ट्र की हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको वेन्ना झील भी याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र की होती है। वेन्ना झील के साथ आप भूसी झील याद रख सकते हैं, भूसी ये भी आपके महाराष्ट्र की है। तो ये सारी की सारी महाराष्ट्र की हैं। बाकी मैंने वेम्बनाथ झील आपको बताई थी जो कि केरल की होती है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। केरल की आपकी क्या हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बताई थी आपकी वेम्बनाथ झील, उसको आपको याद रखना है। और भोजताल में अगर आपको बोलूं कि भोजताल कहाँ की है, भोजताल जो है ये आपके मध्य प्रदेश की भी, इसको भी याद रखना है। यानी भोजताल आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट आपकी वेम्बनाथ केरल की होती है, उसके साथ साथ परवूर झील भी आपको याद रखना है। यानी परवूर झील जो है ये भी क्या है, केरल से संबंधित है। नेक्स्ट आगे है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे। देखिए कालिदास की बात करें तो जिस तरह से अकबर के नवरत्न थे आपको याद रखना है, और अकबर तो बाद में आए, लेकिन इससे पहले कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे ये आपके गुप्त काल से संबंधित है, और गुप्त काल आपको पता है कि 300 ईस्वी में चल रहा था। तो गुप्त काल के जो शासक थे आपके ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे इनके 9 रत्न यहाँ पर हुआ करते थे, और उन्हीं 9 रत्नों में क्या थे, ये आपके थे जो है कालिदास कवि हुआ करते थे इन्हीं के टाइम पर, जिनकी आपके ये याद रखना है। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कालिदास की बुक कई बार पूछते हैं, एक तो मेघदूतम पूछी जाती है और दूसरी पूछती है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी याद रखना है, और अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखना है। इसके साथ साथ नवरत्नों में कुछ और नाम है, जैसे धन्वंतरी आपने नाम सुन रखा होगा चिकित्सक का, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर था। हरिसेन भी था जो कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भी था। वराय मिहिर हो गए आपके, उसके साथ साथ आपके छपड़क हो गए, बैताल भट्ट हो गए, वरुचि हो गए, तो ये सारे लोग भी संबंधित रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चाइना मैन जलप्रपात किस राज्य में? देखिए, चाइना मैन जलप्रपात की बात करें, इससे पहले भी मैंने आपको जलप्रपात से रिलेटेड आपको पीछे बताया हुआ था जब आपको मैं करवा रहा था जलप्रपात। तो यहाँ पर आपकी बात करें कि जो चाइना मैन है आपका, ये किस राज्य में है? तो चाइना मैन की बात करूँ तो चाइना मैन जो है आपका महाराष्ट्र का, ये चीज़ भी याद रखना है। चाइना मैन के साथ में आपको भांबावली भी याद रखना है। जो भांबावली जो वज्राई झरना है, ये भी आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बाकी मैंने आपको कुंचिकल बनाया हुआ था, कुंचिकल जो है, कुंचिकल जो झरना बनाया हुआ था, ये भी मैंने कर्नाटक का आपको बताया हुआ था। कुंचिकल आपको याद रखना है और जोग याद रखना है। तो यहाँ पर आपका ये कर्नाटक का हो जाएगा। भांबावली वज्राई और आपका चाइना मैन जलप्रपात हो गया, ये आपके हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र के हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि हो सकता है कि आपको वॉइस को लेकर के थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है कि वॉइस मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर मैनेज करेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्लान कितने भागों में आपका आया हुआ था? तो बॉम्बे प्लान एक्चुअली क्या था कि ये एक आर्थिक विकास की योजना थी, आपको याद रखना है। आर्थिक विकास की योजना थी बॉम्बे प्लान, जो कि बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों के द्वारा क्या था? 8 उद्योगपतियों के द्वारा इसको क्या किया गया था? आपके शुरुआत करी गई थी बॉम्बे प्लान की, जो कि आपके 2 भागों में आया हुआ था। भाग ये आपके यहाँ पर पूछे गए, तो ये 2 भागों में आया हुआ था, जो कि 1944 यानी 1994 और 1945 यानी कि 1945 में आया हुआ था। तो ये 2 सालों में आपका 2 बार आया हुआ है, यानी कि 2 बार ये आया हुआ है, 2 भागों में, 1944 1945। 8 उद्योगपतियों के द्वारा क्या थी कि ये आर्थिक विकास की एक योजना थी भारत के लिए, देश के आज़ाद होने के बाद में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको मैंने प्रैक्टिस सेट जो है आपका यहाँ पर आई थिंक 12 था आज आपका, हाँ 12 आपको मैंने कराया हुआ है। बाकी आपको अपना देना एफर्ट कि आपको वीडियो को लाइक कर देना, एटलीस्ट ना कुछ हो तो आपको 50 लाइक का तो टारगेट पूरा करा ही देना चाहिए। तो 50 लाइक का टारगेट आप लोग करा सकते हैं पूरा। इसके साथ साथ मैंने आपको एमटीएस के बारे में बता ही दिया है कि आपको कैसे क्या पीडीएफ लेना है। बाकी आपको जो है हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप टाइम से आते रहेंगे। जय हिंद।